विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको जो डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे फाई, और ये आ गया ई। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, अब ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। पता लगेगा स्केलर क्यों होती है? अदिश राशि। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, न्यूमेरिकली भी इससे आता है कई बार। वैसे तो एक बार अपने देखो चुंबकीय फ्लक्स, जब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था, और चुंबक की जगह यहाँ पर हो गया विद्युत फ्लक्स। थोड़ा सा अपन फीलिंग के साथ में पढ़ेंगे इसको। पहले मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया। टोटल लगाते, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया इज नोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेट की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब पढ़ते हैं इसको हिंदी में। विद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसको वो ठीक से एक्सप्लेन करते हैं। देखो विद्युत फ्लक्स क्या है। जैसे यहाँ एक फॉर्मूला आया है मेरे पास में, फाई, मैंने बताया था अभी आपको, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। कहीं ये लिखा था फाई इक्वल टू ई डॉट एस। अगर मान लो एरिया बहुत छोटा लिया है, स्मॉलेस्ट लिया है, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर। इसी तरह यहाँ हो जाएगा डी फाई। ये सब चीज़ें एक जैसी हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर थोड़ा सा एरिया बड़ा लोगे तो फाई हो जाएगा, स्मॉलेस्ट लोगे तो डी फाई हो जाएगा। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र, फील्ड लाइन्स है ये, और जहां लाइन्स होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र होता है। इसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, ओके।
अब जैसे ऊपर वाला आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर मान लो इसमें मैंने एक बॉडी को रखा, इस बॉडी को मैंने इसमें ऐसे रखा, देखो रखा हुआ है, तो इसमें से देखो कितनी, इस सरफेस में से, इस एरिया में से कितनी लाइन गुजर रही है, 2 गुजर रही है। बात क्लियर है? अगर मान लो मैं थोड़ी सी बड़ी बॉडी लूँ, बड़ा एरिया वाला सीट लूँ, ऐसे ये ले लिया, इसमें से कितनी निकल रही है, 4 निकल रही है, इसमें कितनी निकल रही है, 2 निकल रही है। अगर मैं छोटा लूँ, इसमें से निकल रहा है, इसमें से एक भी नहीं निकल रहा है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो हमें पता लगाना है कि कितनी फील्ड लाइंस इस एरिया से लिंक होती हैं, इस एरिया से संबंधित होती हैं, इसमें से होकर गुजरती हैं। अपन को डायग्राम देखने में ऐसा लग रहा है, बल्कि ये इसके लंबवत निकल रही है, परपेंडिकुलर निकल रही है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये ऐसे निकल रहा है, एक मिनट ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, इसमें से पार होकर निकल रही है, यहाँ से ये ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल ये जो शेप है। अगर मान लो इसको छोटा कर दूंगा तो इसमें से कम निकलेगा, और छोटा कर दूंगा कम निकलेगा। भाई खिड़की जब बड़ी होती है तो लाइट ज़्यादा जाती है, और खिड़की कम होगी, छोटी होगी तो लाइट कम जाएगी, और छोटी होगी तो और कम जाएगी, होगी नहीं तो बिल्कुल नहीं जाएगी। बात समझ में? अगर मान लो ऐसे, मान लो यहाँ से लाइट निकल रही है ऐसे, और ऐसे रखा हुआ है, इसकी शेप मैं चेंज करता हूँ, इसको मैंने ऐसे रखा, तो जो इस सरफेस के साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही हैं, संबंधित हो रही हैं, उनकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। और कम किया, और कम किया, और कम किया, और कम किया, तो बात समझ में आई? तो जो फाई होता है वो मल्टीप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? ई के ऊपर। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा। 2 तो मैंने आपको बता दिया है, ए के ऊपर और ई के ऊपर। जैसे मान लो यहाँ हम ऐसे करते हैं, जैसे इस सरफेस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अपन इसको उल्टा कर देते हैं, तो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन लिंक एरिया। संबंधित क्षेत्रफल पर ठीक है। अगर मान लो इसका एरिया इतना ही है, अगर यहां से मैं फील्ड लाइन ज़्यादा निकाल दूं तो किस पे निर्भर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे निर्भर करेगा। समझ में आ रही है? ये जो एरिया छोटा था, इसमें से कोई भी नहीं निकल रहा था, लेकिन मैंने इसमें से और भी ज्यादा निकाल दी। मतलब ई के बढ़ाने से, ई के बढ़ाने से, ई के बढ़ाने से, ई के बढ़ाने से फाई बढ़ गया। तो ए पर डिपेंड किया, एक डिपेंड किया फाई पर। अब एक चीज पर डिपेंड करता है, एंगल पर बात करता है उसकी। जैसे मान लो एक सरफेस हमने ऐसे रखी हुई है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डी ए और दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई। तो अपन क्या पढ़ते हैं? फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, 2 वेक्टर के बीच में डॉट होता है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, और इसीलिए ध्यान रखना जो फाई है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ई वेक्टर है, डी ए वेक्टर है, 2 जब वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल करते हैं,
तो क्या मिलती है, अदिश राशि मिलती है। आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू एफ डॉट एस, W इक्वल टू एफ डॉट डी एस, P इक्वल टू एफ डॉट वी वेक्टर, W इक्वल टू एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू कर लेते हैं इसको। तो हमें पता लगा कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट आता है तो इक्वल टू में कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। अच्छा, यहाँ जो ऐसे जा रहा है ये डी है और यहाँ पर जो ई है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर ये ई है और यही डी है, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ हमसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ बन जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए। ये बात आपको समझ में आई है नहीं, यही बताओ। देखो डी ए ऐसे जा रहा है, ई भी ऐसे है, दोनों पैरेलल हैं, एलोंग द सेम डायरेक्शन, थीटा जीरो हुआ तो कॉस 0 होता है 1, देन डी फाई इक्वल टू ई डी ए। अगर मान लो ये सरफेस मान लेते हैं ऐसे रखी हुई है तो इसका डी ऐसे आएगा प्यारे बच्चों, ई तो ऐसे ही जा रहा है, डी ऐसे आएगा। अगर मान लो इस सरफेस को मैंने ऐसे मोड़ दिया, ध्यान रखना, इसको ऐसे मोड़ दिया, तो मुझे बताओ डी ए कहाँ होगा, डी ए कहाँ होगा इसका, डी ए होगा इसका ऐसे बाहर होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब डी ए इसका ऐसे होगा तो क्या देखते हैं अपन, ये देखो यहां देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डी ए, दिस इज ए ई। तो यहां आपको एक बात समझ में आई होगी कि ई डी ए कॉस थीटा, कई जगह ई ए कॉस थीटा भी लिखा रहता है, दोनों बातें सही हैं। जब छोटे एरिया हो जाएगा, जब डी ए होगा तो यहाँ पर डी फाई हो जाएगा। मैं आपको बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ, अगर डी ए होगा तो डी फाई हो जाएगा, अगर ए होगा तो फाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये तो क्वेश्चन बाहर आ जाएगा, डी फाई का फाई हो जाएगा और डी ए का ए हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखो, तो ये जो थीटा आप देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, यहाँ जो थीटा है ना, थीटा इज ए एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो थीटा बन रहा है ना, किस किस के बीच का एंगल है, ई और डी ए वेक्टर का। अब यहां से निकालो अब डी फाई, तो डी फाई लिखा, ये ई वेक्टर आया, ये आया डी ए वेक्टर, और डी ए वेक्टर आया तो खोला इसको, तो ये हो गया ई डी ए कॉस थीटा। ये केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर सेकंड, और बहुत इंपॉर्टेंट केस तीसरा वाला। इसको, ये पहली वाली कंडीशन आ गई, ये दूसरी वाली आ गई, तीसरी वाली आ गई। अगर मान लो, इसी से मैं यही समझा देता हूँ इसको आपको, अगर ये आपका ई है और अगर ये आपका डी ए है, थीटा कितना हुआ प्यारे बच्चों, 90 डिग्री हुआ, तो डी फाई कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस 90 होता है 0, तो डी फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए, अधिकतम फ्लक्स के लिए क्या होना जरूरी है, थीटा की वैल्यू। तो मैं कहता हूं फाई किस किस बात पर डिपेंड करता है, फाई डिपेंड करता है ई वेक्टर पर, फाई डिपेंड करता है डी ए वेक्टर पर, फाई डिपेंड करता है थीटा पर। अगर थीटा 0 होगा तो फाई मैक्सिमम होगा, करके देख लो, डी ए कॉस थीटा कॉस 0 1 होता है तो डी फाई मैक्सिमम होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 पर जाएंगे तो फाई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि कॉस के साइन को इंक्रीज करते हैं, साइन में थीटा इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, कॉस में इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होती है। थीटा बढ़ाने से डी फाई इंक्रीज होगा। तीसरे वाले में जब ठेठ 90 पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल 90 पर, तो डी फाई कितना हो जाएगा, 0। तो ई डी ए और फाई, ई डी ए और थीटा, इन तीनों पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ कंप्लीट होता है, यहाँ पर अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा। यहाँ से मैंने निकाल के बता दिया आपको ये वाला आ रहा है, यहाँ से मैंने बता दिया आपको ये वाला आ रहा है। इसको ऐसे कर लो तो डी ऐसे आ जाएगा, ई ऐसे आ जाएगा, थीटा बन के, सिंपल सी बात है। ओके, कितने
हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं ब्रजेश जादौन। आज हम जो पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में मैं 1-2 मिनट बात करूंगा। उसके बाद में अपन चलेंगे न्यूमेरिकल पार्ट पर। तो अपन ने क्या पढ़ा हुआ था? अपन ने पढ़ा हुआ था फाई इक्वल टू ई इंटू ए पढ़ सकते हैं अपन इसको। ये वेक्टर फॉर्म हो गई। इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं एरिया। ओके, और इसको बोलेंगे अपन एरिया वेक्टर। दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर। अब देखो इसको अपन ऐसे लिखा हुआ है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। मैंने बताया था आपको इसके बारे में। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन रहेगा ई इंटू डी ए वेक्टर। अब देखो यहाँ हमने एक फॉर्म आपको बताई थी, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए वैक्टर। ये जो डॉट है वो डॉट दो वेक्टर के बीच में लगा हुआ है। जब दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा किसी से बीच में बन रहा है? एंगल ई और डी ए के बीच में। अगर मैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात ये होती है कि इसको अपन दो फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब समझेगा बराबर। देखो जितना यहाँ गैप है उतना यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर है। तो अगर मान लो मैंने एक सरफेस को यहाँ रखा, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैंने कहा डी ए, छोटा सा पार्ट ले लिया डी ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड में है। तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 0। मैंने पहले बताया था आपको। अगर मान लो इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ आपका, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब देखो डी ए का हुआ आपका, ये डी ए हो गया, और ये क्या हुआ आपका? ई वेक्टर हुआ, ये डी ए वेक्टर। अब देखो डी ए जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है, स्मॉलेस्ट एरिया वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के। तो डी ए और ये ई, अगर यहाँ पर बनाए अपन थीटा, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर मान लो ये डी ए है तो अगर यहाँ पर थीटा है तो ये बन जाएगा डी ए कॉस थीटा। गॉट इट? तो यहाँ क्या बन जाएगा? डी ए कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ देखो इसका एक कंपोनेंट हो गया डी ए कॉस थीटा, और ऊपर बन जाएगा इसका डी ए साइन थीटा, जिससे अपन कोई मतलब नहीं है अभी। तो हमने देखा यहाँ पर, देखो अभी मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ किस तरीके से डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हमारे पास आएगा। यहाँ पर आया डी ए और ये हो गया ई, हो गया ई कॉस थीटा, तो ये हो गया ई डी ए कॉस थीटा। दूसरी कंडीशन देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, ये ई हो गया, कोई बॉडी को ऐसे रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इधर होगा। दिस इज ए डी। अगर ये ई है, देखो ये अगर ई है, इसका एक कंपोनेंट कहाँ बनेगा? हमारा ऊपर बनेगा, और एक कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो यहाँ कौन सा बनेगा? अगर ये ई है और ये थीटा है तो ये बनेगा ई कॉस थीटा, और ऊपर बन जाएगा ई साइन थीटा। तो दोनों बात समझ में आई आपको किस तरीके से हमारे पास बनता है ई डी ए कॉस थीटा। तो एक बार तो डी ए को मैंने यहाँ ले लिया, इसका कंपोनेंट लिया डी ए कॉस थीटा। अब ई को इधर ले लिया तो ये बन जाएगा डी ए, और ये बन जाएगा ई कॉस थीटा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। दैट मीन्स फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछ सकता है। 3 कंडीशन होती हैं हमारे पास फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा की। कंडीशन नंबर पहली, थीटा जब कितना होता है? 0 डिग्री, और कॉस 0 पर मैक्सिमम होता है। मतलब यहाँ पर ये वैल्यू अगर 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो फाई कितना मिलेगा अपन को? मैक्सिमम मिलेगा। अगर बात करते हैं थीटा इक्वल टू 90 की, थीटा जब 90 हो जाएगा तो क्या होगा? थीटा 90 करने पर कॉस 90 कितना होता है? 0।
तो फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन हमारे पास ये दूसरी हो गई, थर्ड कंडीशन। अगर थीटा अपन कितना करते हैं, 180 डिग्री करते हैं बेटा, तो कॉस 180 होता है -1, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा -EDA। तो ये तो मैक्सिमम हो गया, मतलब मैक्सिमम कितना हुआ, EDA होगा। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा, फाई 0 हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 180 पर कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू -EDA। ये माइनस में आएगी, ये 0 में आएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अपन चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर। इधर न्यूमेरिकल देखें, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ ई वेक्टर, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, ओके। इसके 3 कंपोनेंट दिए हुए हैं एक्स वाई जेड के लिए, x 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सीधी सी बात है, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, क्वेश्चन देखते हैं अपन एक बार और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको डाला अपन ने फर्स्ट नंबर। ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या फाइंड करना है, फाइंड मतलब बेटा ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमको, फाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगाया इसके ऊपर। थ्रू द सरफेस एरिया 20 यूनिट। अभी इसमें जो एरिया दिया हुआ है DA, या अपन इसको A लिखें, DA लिखें, या इसको अपन A भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास DA होगा तो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, अगर A होगा तो पूरा एरिया हो जाएगा। तो DA आपको कितना गिवन है, 20 यूनिट। इसका मात्रक नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, हालांकि हम मात्रक निकाल सकते हैं इसका मीटर स्क्वायर, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन वाई जेड प्लेन, ये कौन से प्लेन में दिया हुआ है, वाई और जेड में, मतलब इसका रिजल्ट किस में निकलेगा, एक्स में निकलेगा। रिजल्टेंट परिणाम भी किस में निकलेगा, एक्स में निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास ये एक्स होता है और ये वाई है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर जेड में होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, एक दिया हुआ है वाई और एक दिया हुआ है आपको बेटा, एक वाई और एक दिया हुआ है आपको जेड, ये वाला। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा, एक्स में निकलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। दैट मीन्स DA इक्वल टू 20। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्स, वाई और जेड। एक्स में होता है आई कैप, वाई में होता है जे कैप और जेड में होता है के कैप। तो ये कौन से एक्सेस में हुआ, एक्स एक्सेस में। तो कौन सा कैप हुआ है इसके ऊपर, आई कैप, ओके। आपको 2 वैल्यू मिल चुकी है, ई की और DA की। अगर यहाँ पर कैप लगाया हुआ है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फ्लक्स से। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फाई इक्वल टू ई डॉट DA वेक्टर, ये फॉर्मूला हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। ई की वैल्यू हमारे पास में है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। पीछे में कुछ बच्चे डॉट लगाना भूल जाते हैं, भूलना तो बिल्कुल ही नहीं है अपन को, न्यूमेरिकल में की चीज़ बहुत काम आती है। DA की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 20i कैप। अच्छा, अब यहाँ देखो बच्चे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं इसका, इतना गुणा कर मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई है, यहाँ पर आगे जे के कुछ नहीं है। अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th वेक्टर में। जब मैं वेक्टर पढ़ाता हूँ बच्चों को तो एक स्पेशली बात बताता हूँ कि आपके लिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर हमारे लिए कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 11th में इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है आई डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे कैप इक्वल टू 1 होता है, और के डॉट के कैप इक्वल टू 1 होता है। अब एक इसका आई डॉट जे कैप कितना होगा, 0। आई के किसी से मल्टीप्लाई कर दो, जे से कर दो, के से कर दो, 0 ही आएगा। जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई कैप ये भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो हमारे देखो काम सामने आ रहा है। आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई सीधा करता हूँ मैं, 6 का 27 कितना हो जाएगा, 120। आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 1। क्लियर है, ओके। 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई किससे हो रखा है, जे कैप से। यहाँ कितना है आई कैप, जे इंटू आई कितना होता है, 0। के इंटू आई कितना होता है, 0। दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा 5 का वो आ गया 120। अभी मैं यहाँ पर यूनिट लिख देता हूँ, क्योंकि फ्लक्स की अपन यूनिट निकाली हुई नहीं है अभी। एक बार फ्लक्स की यूनिट इसे निकाल लेते हैं। अपन ने पढ़ा हुआ है फाई इक्वल टू ई डॉट DA। चलो थोड़ी सी अपन एक ही बात भी कर लेते हैं इसके साथ साथ।
ई की मैंने आपको यूनिट बताई है, आपको ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, याद होगा आपको। इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम। इसकी अनदर यूनिट बनाता हूँ मैं, अलग यूनिट। देखो ये हुआ न्यूटन और ये हुआ कूलम। इसका मल्टीप्लाई करो एम से, इसका मल्टीप्लाई करो एम से। एम व्हाट इज एम इज ए मीटर, मीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अपन ने पढ़ा हुआ है न्यूटन इंटू मीटर किसकी डिस्टेंस होती है, न्यूटन इंटू मीटर, याद करो वर्क की होती है। फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्क का होता है। अब देखो यहाँ ये वर्क का हो गया, मैंने लिखा इसको वर्क ऊपर वाले को पूरे को। समझ में आ रहा है आपको, न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम लिखा, मल्टीप्लाई एम से किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, वर्क, वर्क लिखा। ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये यूनिट हो गई। ओके, नीचे कितना है सी, सी बोले तो कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। और अपॉन में क्या हो गया, मीटर, इसको मीटर को मीटर छोड़ दो। वर्क अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू कितना होता है भाई, V होता है, तो हो जाएगा V। नीचे क्या आ जाएगा M। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अनदर यूनिट आई वोल्ट अपॉन मीटर, याद रखना वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर किसकी यूनिट होती है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अनदर यूनिट होती है। ओके, अब बात करते हैं अपन फाई की। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को, इक्वल टू एन अपॉन सी, एन अपॉन सी, मीटर मीटर का मल्टीप्लाई किया, न्यूटन इंटू मीटर हमारा वर्क बनाया, वर्क लिखा, नीचे हो गया चार्ज, ये हो गया, इसको मीटर छोड़ दिया, W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू, वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, V, वोल्ट, और ये क्या हो गया मीटर। तो हमारे पास E की यूनिट हो गई वोल्ट अपॉन मीटर, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में आपको वोल्ट अपॉन मीटर मिलता है तो समझ लेना क्या लिखा हुआ है आपको, ई दिया हुआ है। न्यूटन अपॉन कूलम तो बहुत कम मिलता है, ठीक है, लेकिन याद रखना है आपको। अब बात करते हैं फाई की यूनिट की। तो इसकी हुआ, ये हुआ अपने पास वोल्ट अपॉन मीटर, डी एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब अगर इससे निकालना चाहो तो इससे भी निकल के आ जाएगा, ये देखो न्यूटन अपॉन कूलम, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ओके, तो मैंने आपको दोनों यूनिट बता दी है। अब यहाँ आप लिख सकते हो, हमारे पास जो वैल्यू आई है 120, यहाँ लिख सकते हो अपन क्या निकली है अपने पास, V इंटू एम, दैट मीन्स फाई इक्वल टू 120 V इंटू एम, वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट अपॉन मीटर किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। वोल्ट इंटू मीटर किसका होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है। अब वन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है, ए सर्कुलर प्लेन शीट, अच्छा न्यूमेरिकल एग्जाम आ सकता है। ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर प्लेन शीट है, इसकी रेडियस दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम, मेकिंग एन एंगल, जो कितना एंगल बनाता है ऑफ 30 डिग्री विद फील्ड, उस फील्ड के साथ में कितने डिग्री एंगल बनाता है 30 डिग्री का। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट, तो इससे जो फ्लक्स निकलने वाले हैं वो फाइंड करना है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इसका मान कितना है 5 इंटू 10 की पावर 5, 5 गुणा 10⁵5 वोल्ट अपॉन मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से, किससे, विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स याद करो। सवाल अच्छा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें ध्यान दें सवाल को। मैं क्या बताने वाला हूँ, यहाँ बच्चे 30 डिग्री पर ध्यान देते हैं। फॉर्मूला हमारा बनता है फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। बच्चे ई की वैल्यू रख देते हैं, डी की रख देते हैं, और कॉस या कितना रखते हैं 30 डिग्री, जो कि गलत है। सवाल को पढ़े, सवाल में 30 डिग्री किसके साथ बना रखा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सवाल को एक बार अपन डायग्राम समझते हैं। हमारे सामने ये कंडीशन है, एक सीट रखी हुई है ऐसे, कैसी सीट है, सर्कुलर है, ये ई हो गया, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा dA।
अब क्या कह रहा है, इसको ऐसे समझा एक बार, एक सीट रखी हुई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब ये एंगल क्या बता रहा है, तो पहले क्या दिया हुआ है आपको, एक दिया हुआ है आपको आर, कितना 10 सेंटीमीटर, आप ए फाइंड कर सकते हो, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से। और क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, कितना है 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट अपॉन मीटर। थीटा कौन सा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। किसके साथ बना रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है। सर्कुलर प्लेन सीट, सर्कुलर प्लेन सीट है, सर्कुलर प्लेन सीट है, इसकी रेडियस त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, विद्युत क्षेत्र कितना है दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर 5, 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट अपॉन मीटर। अब सवाल समझो आप, ये हमारे सामने एक सीट है, इस सीट का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, डी ए यहाँ होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कह रहा है कि ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री वो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। इसको ऐसे कर दिया मैंने, ओके। यहां देखें ये जो एंगल है वो कितनी डिग्री का है, 90 का। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, यहां हुआ। ये जो एंगल है ये कितनी डिग्री का बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, यस 30 डिग्री। तो अब देखो ये क्या हुआ, डी ए हुआ, ये क्या हुआ, ई वेक्टर हुआ। तो अब एंगल मैंने आपको बताया था कॉस थीटा, थीटा इज ए एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। तो ये अगर पूरा 90 होता है, इसको अपन और मूव करवा सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे कर सकता है ये बंदा, इसको 20 कर दे तो कितना रह जाएगा 70, ये 60 हुआ, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री। दैट मीन जो वो थीटा चाहिए ना, जो रिक्वायरमेंट है, जो काम आएगा थीटा, वो कितना आएगा हमारे सामने कॉस थीटा, थीटा इक्वल कितना आएगा 60 डिग्री। समझ में आया आपको, ये जो एंगल थीटा 60 डिग्री इन बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर के मध्य का कोण है। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन एक बार। तो सवाल को इसलिए कह रहा हूं, सवाल को बार बार अपन देखें कि कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ये आती है कि अपन सवाल को एक बार पढ़ते हैं फिर सोचते हैं यार ये सही है और वो कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। ठीक है, 5 इक्वल टू ई की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 10 की पावर 5। डी ए कितना है, डी ए कितना गिवन है हमारे लिए, एरिया निकालना पड़ेगा। कितने निकलेगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 3.14। अब आर कितना है 10 सेंटीमीटर, चेंज करूँ मीटर में तो 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये आया ई, ये आया डी ए। कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2। ये आपको एग्जाम में वैल्यू अलग मिल सकती है, चेंज हो सकती है वैल्यू, या 30 या 60 आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज़ को। 5 इंटू 10 की पावर 5, 3.14, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 की पावर -4, ये हो जाएगा 1/2। तो सीधा करते हैं 5 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -4 1/2। अब बेटा आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल कोई भी मिल सकता है, मैंने वो तरीका बता दिया किस तरीके से हम सॉल्व करना है, आराम से कर लेना है इस सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपन को कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं अपन। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिलेंडर है, इसको रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई विद इट्स एक्सिस। इसका जो एक्सिस है वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो इसका एक्सिस है किसका, सिलेंडर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, या अपन कहें एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
थ्रू द सिलेंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये अपन को प्रूव भी करना है एक तरीके से। या क्वेश्चन आ सकता है 0 होता है प्रूव करो, या क्वेश्चन दे सकता है कि इसको फाइंड करो, ठीक है ना, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसका। एक समान विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में एक बेलन इस प्रकार से रखा हुआ है, स्थित है कि इसकी अक्ष, इसका जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा है, अनुदिश है। मैंने क्या कहा था, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अनुदिश है। प्रदर्शित करना है या स्थापना करनी है, स्पष्ट करना है कि बेलन से पारित तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन। अपन बनाते हैं पहले एक सिलेंडर। आपको याद हो तो मैंने सिलेंडर में एक चीज बताई थी, आपको सिलेंडर पढ़ाया था जब मैं आपको विद्युत फ्लक्स एरिया वेक्टर बता रहा था। किसके हमारे पास 3 सतहें, ऊपर वाली प्लेन होती है, नीचे वाली प्लेन होती है। यहाँ से एरिया वेक्टर जो होता है वो डीए होता है, यहाँ से एरिया वेक्टर डीए हो जाएगा, और एक एरिया वेक्टर यहाँ से होगा डीए। 3 चीज़ें अपन ने पढ़ी हुई है। तो इसको थोड़ा सा मैंने टेढ़ा किया हुआ है ताकि क्वेश्चन में कहा है इसने कि एक्सिस पैरेलल टू फील्ड। अब मैंने यहाँ पर सिलेंडर बनाया, अब बनाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। मैं एक समान के लिए यहाँ और भी लगा सकता हूँ, ऐसे लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ, और थोड़ा डायग्राम में हमें दिक्कत आएगी, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी यहाँ से। अब इसके देखो क्या करना है, दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ ई, और यही इसका एक्सिस है। तो इस सिलेंडर का एक्सिस कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 3 पार्ट करते हैं इसके। तो एक पार्ट तो मैंने यहाँ किया है इसका, ओके। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, अपन ने पढ़ा हुआ है डी फाई इक्वल टू ई डी ए, और यहाँ मैंने वेक्टर, यहाँ मैंने इंटीग्रेशन साइन लगाया, यहाँ भी लगाया, तो ये हुआ फाई, थोड़ी देर पहले बताया था ई डॉट डी ए। एक चीज़ और देखें, कई जगह बुक में डी ए की जगह डी एस भी लिखा हुआ है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। डी एस एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर, डी एस दोनों अलाउ हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो कहीं बुक में डी एस या डी ए मिले तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक ही है भाई। एक पार्ट ये ले लेते हैं, एक पार्ट अपन ये वाला ले लेते हैं, और एक पार्ट अपन ये ले लेते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन में डायग्राम गिवन हो या गिवन ना हो तो भी समझ लेना, ये मान चलो नहीं है, अगर नहीं है तो अपन कर भी सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हमारे पास यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया। तो यहाँ देखो, अगर 1 मिनट, चलो ये मान लो इसका डीए कहाँ होगा, बाहर होगा, इसका डीए कहाँ होगा, ऊपर होगा, इसका डीए कहाँ होगा, इधर होगा। तो इसका जो डीए है वो ऐसे होगा, और ई भी ऐसा है, तो थीटा कितना हो जाएगा इसका, 0 डिग्री। ये मैंने कहा कंडीशन नंबर फर्स्ट S1। इसको ले लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, देखो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलवेज एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ई वेक्टर, दिस इज ए डी ए वेक्टर। अब मुझे बताओ यहाँ ई और डी ए के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री था। यहाँ कितना मिला प्यारे बच्चों, 90 मिला, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन हो गई H2। और तीसरी वाली, अब यहाँ देखो, यहाँ डी ए कहाँ होगा, ऐसे होगा, और ई कैसे है, ऐसे है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई। थीटा कितना क्रिएट हुआ, 180 डिग्री हुआ। चीज़ क्लियर है। अब एग्जाम में आपको डायग्राम मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बनाना आना चाहिए। क्लियर है चीज़। अब फाइंड करना है आपको फाई। ओके, फाई हमारे पास 3 जगह से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ फाई अलग होगा, यहाँ फाई अलग होगा, यहाँ पर फाई अलग होगा। तो तीनों को अपन कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने लिखा ई डी ए, ये वेक्टर लगाया, प्लस ये कहाँ मिल रहा है, S1 पे मिल रहा है। अब इसी तरह कहाँ मिलेगा बेटा, S2 पे मिलेगा।
और इसी तरह कहाँ मिलेगा बेटा, S3 पे मिलेगा। सोल्व करता हूँ मैं इसको। फाई इक्वल टू S1 में देखें थीटा कितना है, थीटा 0 है, दैट मीन्स EDA cos थीटा, और कितना है ये मेरे पास 0 डिग्री S1। EDA सेकंड वाला केस, थीटा कितना है 90 डिग्री है, EDA cos 90 डिग्री प्लस यहाँ लिखा H2 और EDA cos 180 डिग्री कितना हुआ थर्ड वाले में S3, बताओ कितना हुआ 180 डिग्री हो गया, क्योंकि E तो ऐसे जा रहा है, D ऐसे जा रहा है। अब रखते हैं वैल्यू, फाई इक्वल टू ये बन जाएगा EDA इंटीग्रेशन, इसका बन जाएगा 0, इसका बन जाएगा EDA, ये किस में आ जाएगा -1, क्योंकि cos 180 वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, -1 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा -EDA हो जाएगा। फाई लिखा EDA माइनस आके लगा दिया EDA। अब यहाँ देखो E तो मैंने क्वेश्चन बाहर निकाल दिया, कितना बच्चा DA, माइनस C को फिर बाहर निकाल दिया अपन, ये कितना बच्चा DA। तो ये देखो फाई इक्वल टू ये कितना हुआ E इंटू A हो गया, माइनस ये कितना हुआ E इंटू A, टोटल कितना हो गया मेरे पास 0। तो फाई की वैल्यू कितनी आई प्यारे